शादी के बाद एक दुल्हन की विदाई समारोह चल रहा था। इसी बीच में दुल्हन बहुत ज्यादा भावुक थी और उसको जो विदा करने वाले थे वो भी भावुक हो रहे थे। दूल्हा अपनी गाड़ी में आराम से बैठा हुआ था और उस गाड़ी को चला रहा था मजहर। जो ड्राइवर होता है दूल्हे के पिता, उसके पास जाता है, कान में जाकर बोलता है कि बेटा एक काम करना, हमारी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी के बिल्कुल पीछे रहेगी, इसलिए ध्यान से चलना, कोई दिक्कत परेशानी हो तुरंत हमें फोन कर लेना। इस बीच में दुल्हन की विदाई हो जाती है। आगे वाली गाड़ी में जिसमें दुल्हन बैठी हुई है उसमें मजहर नाम का ड्राइवर चला रहा था और जो उनकी सपोर्ट में पीछे गाड़ी चल रही है जिसमें दूल्हे के पिता बैठे हुए हैं उसमें सलीम गाड़ी को चला रहा था। अभी गांव से गाड़ी निकली ही थी दोनों कि अचानक से एक बाइक आती है और बाइक पे दो युवक बैठे हुए थे। वो बहुत तेजी के साथ जा रहे थे और तेजी के साथ जाते एकदम से अचानक से रुक जाते हैं। जैसे रुकते हैं उन्हें दुल्हन वाली गाड़ी की तरफ इशारा किया और ड्राइवर से कहा कि गाड़ी रोको। ड्राइवर ने उसको देखकर अनसुना कर दिया, अनदेखा कर दिया, जैसे कि ना देखा है ना ही कोई बात सुनी है। गाड़ी आराम से जो अपनी रफ्तार थी उस पर चल रही थी। इसी बीच बाइक सवार ने फिर से गाड़ी का पीछा किया और पीछा करने के बाद फिर से गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो उसने दूसरी बार भी उसको अनदेखा और अनसुना कर देता है। लेकिन बाइक सवार था, कई किलोमीटर ऐसे बीत जाते हैं, उसके बाद फिर से पीछा करता है। फिर से पीछा करने के बाद इस बार बड़े गुस्से में बोला कि गाड़ी रोक दो नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये बात उस पीछे वाली जो गाड़ी चल रही थी जिसमें ड्राइवर सलीम होता है और दूल्हे का जो पिता होता है वो देख लेते हैं। ये पीछे वाले आपस में बातचीत करते हैं, बातचीत करने के बाद कहते हैं जितनी जल्दी हो सके उसे ड्राइवर को फोन लगाओ और ड्राइवर मजहर को फोन लगाया जाता है और मजहर से कहा जाता है कि गाड़ी को किसी भी कीमत पर रोकना नहीं है। जैसे ड्राइवर ने कहा कि गाड़ी रोकनी नहीं है, वो पूछा भी जाता है कि आखिरकार क्या बात है। वो कहता है कि शायद ओवरटेक की वजह से इस तरह की दिक्कत हुई होगी, साइड नहीं मिल पाई होगी, ये बाइक सवार थोड़ा नाराज हो गया है, आसपास का रहने वाला होगा इसलिए गुस्सा कर रहा है। तभी दूल्हे का पिता साफ साफ इनकार कर देता है, गाड़ी की रफ्तार को तेज करो और यहां से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। कुछ ऐसे ही संदेश दिया जाता है। दुल्हन की गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर होता है मजहर, वो इतनी तेज गाड़ी चलाता है कि बस अब वो बाइक सवार जो होता है वो बहुत पीछे छूट जाता है। वो अपने अपने घर चले जाते हैं। दुल्हन जाती है, अपने ससुराल पहुंच जाती है और दुल्हन का जोरदार स्वागत होता है। कोई नहीं जानता था कि वो मौत पीछा कर रही थी और उस मौत को टालने की कोशिश की जा रही थी। कोशिश पहली वाली तो कामयाब हो जाती है, फिर दोबारा से मौत एकदम दस्तक देती है और जब दस्तक देती है तो उसके बाद से फिर से भी मौत को टाल दिया जाता है। लेकिन जब तीसरी बार कोशिश की जाती है, प्रयास किया जाता है तो उस मौत को कोई रोक नहीं पाता है। और जब इस मौत आती है वो भी भयानक रूप में आती है और इस मौत के आने का कारण का जब पता किया जाता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि अभी तो शादी को 7 दिन ही हुए हैं, 7 दिन बाद वो भी इतने भयानक रूप में ये काल जो आएगा। उसकी कहानी आज इस काल के बारे में आखिरकार हुआ क्या था, क्यों कत्ल किया गया था, उसके पीछे की कहानी आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती की। जिला बस्ती में एक थाना लगता है परशुरामपुर और परशुरामपुर में एक गांव लगता है बेदीपुर। बेदीपुर की यह बात है 20 नवंबर 2025 की शाम लगभग 7 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। बाइक पर दो युवक होते हैं, वो समझ नहीं पा रहे थे, रास्ता भटक जाते हैं, भूल जाते हैं। बाजार की तरफ से एक युवक आ रहा था, उसे रोकते हैं। रोकने के बाद पूछते हैं कि भैया हम रास्ता भटक चुके हैं, हमें फला जगह जाना है। जो भी अपनी डेस्टिनेशन थी, उन्हें गंतव्य पे जहां भी जाना था, जहां पहुंचना था, उसके बारे में पूछा जाता है। वो बाइक सवार जब उससे रास्ता पूछते हैं तो कहते हैं, जो लड़का आ रहा था बाजार की तरफ से, उसने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको जाना कहाँ है। तो जब पूरा बताया जाता है उसके बाद फिर वो कहता है कि आप इस रास्ते से ऐसे चले जाइएगा, आगे आगे ये आएंगे और अपने आपको मंजिल मिल जाएगी। जब इस तरह की बात की बताई जाती है तो दोनों बाइक सवार ये कहते हैं कि भैया थोड़ी सा और आगे चल के बता दोगे तो और भी थोड़ा आसानी हो जाएगी। जैसे ही बाइक सवार ने बड़े प्यार से रिक्वेस्ट करते हुए उस लड़के से पूछा, उस लड़के ने कहा कोई दिक्कत नहीं है। वो लगभग 150 मीटर और उनके साथ चलता है और जैसे उनके साथ चलता है उसके बाद फिर वो एकदम से बिल्कुल करीब में थे और आमने सामने खड़े हुए थे। जब आमने सामने खड़े हुए हैं तभी बाइक सवार ने थैंक यू बोला। जो बाइक पर पीछे बैठा हुआ है हाथ जोड़ते बोला, भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें रास्ता दिखाया। बस इतना था। उस लड़के ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। बस इतना ही कह पाया था कि एकदम से जो तमंचा था, कट्टा था, उसके एकदम माथे पे रखा हुआ था और इसी बीच में एक गोली की आवाज आती है। वहां जैसी जैसी गोली चलती है उसके बाद फिर वो बाइक सवार अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और वहां से आराम से चले जाते हैं। जो लड़का था जिसने भी रास्ता बताया था, जो भी बाजार की तरफ से अपने घर की तरफ जा रहा था, वो जमीन पर पड़ा हुआ है। अचानक ही वहां से किराने वाला गुजर रहा था, उसकी नजर पड़ जाती है जमीन पर पड़े हुए उस व्यक्ति की तरफ जो जमीन पर पड़ा हुआ है, रास्ते में पड़ा हुआ है। शुरुआत में लग रहा था कि कोई शराबी है, शायद शराब पी के जमीन पर पड़ा होगा, लेकिन उस दुकानदार ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और टॉर्च जलाने के बाद, क्योंकि अंधेरा हो चुका था, 10 मिनट से लगातार वो ऐसे ही पड़ा हुआ था, टॉर्च जलाकर जब देखता है उसके चेहरे को देखने की कोशिश कर रहा था तो उसके यहां पर चेहरे पर
खून के निशान थे। बस इतना था कि उस दुकानदार की चीखें निकल जाती हैं और जोर जोर से वो चिल्लाता है, और जैसे चिल्लाता है तो कहा जाता है कि गोली मार दी, अनीस को गोली मार दी। इस तरह की कई बार आवाज लगाई जाती है। जैसे जैसे उसकी आवाज बहुत तेज हो रही थी, वैसे वैसे आसपास के लोग दौड़कर वहां मौके पर पहुंच रहे थे, और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में घटनास्थल पर सैकड़ों लोगों का जमघट लग जाता है। बच्चे हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, या जहां जहां तक ये बात पहुंच रही थी वहां वहां तक लोग इकट्ठे हो रहे थे। इकट्ठे होने के बाद आकर देख रहे थे क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। तमाम तरह के सवाल थे, हर सवाल के जवाब लोग जानना चाह रहे थे। इसी बीच में किसी ने 112 नंबर पर पुलिस को फोन कर दिया। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, सूचना मिलने के बाद 112 नंबर की पुलिस पहुंच जाती है, नजदीकी पुलिस स्टेशन की पुलिस पहुंच जाती है, सीओ हरैया पहुंच जाते हैं, सीओ सिटी पहुंच जाते हैं, एएसपी पहुंच जाते हैं और एसपी भी पहुंच जाते हैं। यहां पर आने के बाद डॉग स्क्वाड हो, फॉरेंसिक टीम हो, तमाम टीमें आ जाती हैं और जांच पड़ताल में जुड़ जाती हैं। जो यहां पर व्यक्ति पड़ा हुआ है उसको तत्काल प्रभाव से ये सबसे पहले हॉस्पिटल लेके जाते हैं, क्योंकि उसकी सांसें चल रही थी। और जो हॉस्पिटल था वो दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज अयोध्या था। वहां लेके आते हैं, एडमिट कराते हैं, लेकिन डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। पहले पुलिस की टीम गांव पहुंचती है, उसके बाद टीम फिर अयोध्या पहुंच जाती है उस हॉस्पिटल के अंदर दूल्हे से बातचीत करने के लिए, लेकिन दूल्हा तो मर चुका था, वो बचा ही नहीं। पूछा जाता है कि क्या नाम है, कहां से है, क्या है, पूरी जानकारी जब पुलिस जुटा रही थी उसके बारे में। तो नाम अनीस होता है, उसके बाप का नाम होता है शमशुद्दीन। उस लड़के की उम्र होती है 25 साल के आसपास, जो कि मुंबई में रहकर वो प्राइवेट नौकरी कर रहा था, और 10 नवंबर 2025 को ही अपने घर आया था मुंबई से, क्योंकि 13 नवंबर 2025 को उसकी शादी हुई थी। उसकी बारात गई थी जिला गोंडा के खोडारे, एक थाना लगता है, उसी का एक गांव लगता है वैनंबा पूर्वा। वैनंबा पूर्वा में उसकी बारात गई थी। दुल्हन का नाम होता है रुखसाना, जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है। अनीस की शादी रुखसाना से हुई थी, और ये जब विदा होकर आती है तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लाइफ एकदम से बढ़िया गुजर रही थी। दुल्हन भी बेइंतहा खुश थी और दूल्हा भी खुश था। जो भी रस्में शादी के बाद होती हैं वो सारी रस्में धूमधाम से की गई थी। लेकिन 20 तारीख को अचानक से शादी के ठीक 7 दिन के बाद दूल्हे का इस रूप में कत्ल होना, एक ही गोली बिल्कुल सटाकर माथे से मारना, यह पुलिस के लिए एक सवाल था, गांव वालों के लिए भी सवाल था। हर कोई इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहा था। सब अपने अपने तरीके से घर वालों से बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी है ही नहीं, और ये लड़का वैसे भी बाहर रहता है, बाहर के लोग यहां क्यों आएंगे। पुलिस ने जो इस इलाके का डंप डाटा था, यानी कि जो मोबाइल नंबर थे, कोई बाहर से तो नहीं आए हैं, उसके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं मिलता। सीसीटीवी कैमरे चलाए जो आसपास में लगे हुए थे इलाके में, उनको भी देखा जाता है, वहां से भी पुलिस को कोई खास सुराग नहीं लगता है। लेकिन पुलिस के दिमाग में कई कहानियां दौड़ने लगती हैं, जैसे कि मेरठ की कहानी दौड़ने लगती है, जैसे कि औरैया की कहानी दौड़ने लगती है। इसी तरह की कहानियां थी जो पुलिस के दिमाग में दौड़ने लगती हैं। तभी पुलिस ने दिमाग लगाया और कहा कि एक बार दुल्हन का भी देख ली जाए, कि दुल्हन अभी 7 दिन ही तो शादी को है। दुल्हन के बारे में पूछा जाता है तो दुल्हन वो 19 नवंबर 2025 को अपने मायके गई हुई थी। ठीक उसके जाने के एक दिन बाद ये घटना हो जाती है, लेकिन ये जो गई थी वो एक रस्म के हिसाब से गई थी। और जैसे ही दुल्हन को ये बात पता चलती है तो दुल्हन का भी रो रोकर बुरा हाल हो जाता है। जितने भी लोग उस दुल्हन को देख रहे थे कह रहे थे कितनी बदकिस्मत वाली ये दुल्हन है, अभी 7 दिन पहले शादी हुई थी और अभी ये देखो बेवा हो गई है, विधवा हो गई है। इस तरह की बात थी। पुलिस ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। पुलिस ने सीसीटीवी भी देखे, साथ ही दुल्हन के जो नंबर था उसको सर्विलांस पे लगाया जाता है, उसकी सीडीआर निकलवाई जाती है। जब कॉल डिटेल निकल के आती है तो उसमें हैरान करने वाली बात थी। एक नंबर था जिस पर वो शादी के पहले भी बातचीत कर रही थी और शादी होने के बाद भी बातचीत चल रही थी। वो नंबर उसके ननिहाल का गांव लगता है महुआ डाबर, जो कि थाना गौर में लगता है। नाम उस लड़के का रिंकू कनौजिया होता है। रिंकू कनौजिया से रुखसाना की बातें बहुत सारी हो रही थी। पुलिस जाती है और रुखसाना का मोबाइल अपने कब्जे में लेती है, और अपने कब्जे में लेने के बाद जब उसके मोबाइल को देखा जाता है तो कॉल डिटेल के साथ साथ जो कॉल रिकॉर्डिंग होती है, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग, शायद उस पर मोबाइल लगा हुआ था। ऐसा बताया जाता है कि जब रिकॉर्डिंग सुनी तो दुल्हन का भी एक असली चेहरा सामने आ जाता है। अब यहां पर कुछ ना कुछ झोल था। पुलिस ने इस झोल को ही सुलझाने की कोशिश करना शुरू कर दिया। रुखसाना को भी हिरासत में लिया और साथ ही जो रिंकू कनौजिया था उसको भी हिरासत में लिया जाता है। और इसे ज्यादा वक्त नहीं लगता, कई घंटे ही लगते हैं, दिन नहीं लगते। पुलिस ने आखिरकार उस लड़के को जब रिंकू कनौजिया को गिरफ्तार किया, साथ ही दुल्हन को भी अपनी हिरासत में लिया और उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो दोनों ने बताया कि दोनों, यानी कि जो लड़का है रिंकू कनौजिया, वो इस रुखसाना की ननिहाल का रहने वाला है और ये 2 साल से दोनों एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते हैं। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। ये दोनों 2 साल से प्रेम संबंधों में थे और लड़की ने शायद अपने परिवार वालों से शादी करने की बात कही थी कि मैं रिंकू से शादी करना चाहती हूं। इसलिए शायद क्योंकि दोनों के धर्म अलग होते हैं,
दोनों की जातियां बिल्कुल अलग थीं, तो घर वाले शायद तैयार नहीं होते। लड़की जिद कर रही थी और जिद के बाद ही इसकी ये शादी हो जाती है। 13 नवंबर 2025 को शादी हो ही जरूर थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि मौत जो थी दूल्हे का पीछा कर रही थी। दुल्हन विदा होकर जा रही थी तो वही होता है जो रिंकू कनौजिया होता है। पहली बार दुल्हन को मंडप से बाहर निकलते ही उसने रास्ते में रोकने की कोशिश की। अगर वो प्रोफेशनल किलर होता तो शायद चलती गाड़ी में गोली मार देता, लेकिन उसने गाड़ी को रोकने के बाद गोली मारने की कोशिश की, प्रयास किया, लेकिन ड्राइवर गाड़ी को रोकता नहीं है। जब 13 तारीख को वो फेल हो जाता है, 14 नवंबर को वलीमा होता है, इनकी रिसेप्शन होता है। रिसेप्शन में कॉल किया जाता है दूल्हे के बड़े भाई शोएब के पास और फोन करके कहा जाता है कि जो तुम्हारा भाई है अनीस, उसका नंबर मुझे चाहिए, उससे बातचीत करनी है। वो पूछा जाता है तुम कौन हो, कहां से बात कर रहे हो? वो कहता है कि मैं दिल्ली से बात कर रहा हूं और तुम्हारे भाई की एक अच्छी नौकरी का ऑफर है, सोचा कि बता दूं। बोले अगर तुम मेरे भाई की इतनी फिक्र करते हो तो तुम्हारे पास वो नंबर भी होना चाहिए। लेकिन सामने वाले ने कहा कि मेरा मोबाइल फॉर्मेट हो गया था, मेरे पास फिलहाल नंबर नहीं है। तो जब नंबर नहीं है तो नंबर नहीं मिलेगा। इस तरह से शोएब ने मना कर दिया। तभी वो गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आने के बाद कहता है कि 4 कत्ल कर चुका हूं, 5वां तेरे भाई का होगा। तब भी उस मामले को इतना सीरियस नहीं लिया था। जैसे दूल्हे की गाड़ी का पीछा किया जा रहा था, दुल्हन की गाड़ी का पीछा किया जा रहा था, तब भी उन्होंने सीरियस नहीं लिया। वलीमे में एक धमकी मिलती है, तब भी सीरियस नहीं लिया। और 7 दिन के बाद शादी के यहां पर कत्ल हो जाता है और पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा कर देती है। जब खुलासा कर देती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि दुल्हन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की शादी के ठीक 7 दिन के बाद ही उसकी हत्या करा दी। और यह हत्या पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन जाती है। सोशल मीडिया का जमाना है, जहां जहां तक ये खबर आग की तरह फैलती है वहां वहां तक लोगों तक पहुंच जाती है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आजकल की इन लड़कियों को हो क्या रहा है, इन प्रेमियों को क्या हो रहा है कि इन्हें बाकी की जिंदगी भले ही चाहे सलाखों के पीछे गुजरे, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि लड़की किसी और के साथ जाए, उसके साथ रहे। हालांकि पुलिस प्रशासन इस मामले की जांच पड़ताल करने के बाद चार्जशीट लगाएगा। चार्जशीट अदालत जाएगी और अदालत जाने के बाद इस मामले में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो खैर कोर्ट तय करेगा। लेकिन जब घर वालों के पास मीडिया वाले पहुंचते हैं और बातचीत करते हैं तो मां का भी रोकर बुरा हाल था, बाप का भी रोकर बुरा हाल था, परिवार का भी। और जो लड़की है जिसका मायका है, जहां की वो रहने वाली है, उनका भी सोच सोचकर बुरा हाल था। और साथ ही जिस ननिहाल में वो कभी कभार आती जाती थी वहां का भी बुरा हाल था। लोग सोच रहे थे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जिस तरह का कदम रिंकू कनौजिया और उसकी प्रेमिका रुखसाना ने उठाया है, बाकी की जिंदगी शायद सलाखों के पीछे ही गुजरेगी, फिर भी शायद उन्हें एक होने का अवसर मिल नहीं पाएगा। जाते जाते रेशमा शर्मा है, आज इनका जन्मदिन है। रेशमा शर्मा जी को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें इसरार अहमद, आशा वाशने, अफरीना परवीन, मोहम्मद अमन जो कि बिहार से हैं, रियाज शेख, रहमत अली, किरण गुप्ता, लवियांश सिंह, जयंत कुमार बेंगलोर से, जुबैर खान डिंग से, मोहम्मद मस्तान, आलोक सोनकर जौनपुर से, धर्म वर्मा सिंधोरी से, मोहम्मद शाकिब हसन, हरीश चंद लखनऊ से, सरफराज छत्तीसगढ़ से, दिलीप कुमार, मोहित पाल बदायूं से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।